कारण में आपका विकास सिंस एज, सिंस भी कभी कभी क्योंकि का अर्थ देता है, ठीक है, क्योंकि का अर्थ देता है। पहले विकास देखते हैं। विकास, विकास मतलब क्योंकि, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले अगर आप उसका अर्थ निकाल लेते हैं तो आप अपने आप जो है उसका अटैचमेंट कर सकते हैं, उसको आप बना सकते हैं, हाँ, उसका सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे आई मस्ट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, in the exam because I work hard, ठीक है। मान लीजिए आपको सेपरेट वाक्य दिया है आई मस्ट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम और आई वर्क हार्ड, तो आपको क्या करना है, आप देख लीजिए, बनाइए कि मैं जो है एग्ज़ाम में, परीक्षा में अवश्य ही अच्छा मार्क लाऊंगा क्योंकि मैं जो है परीक्षा में मैं जो है कठिन परिश्रम करता हूँ, ठीक है। तो आप जो है जब अर्थ निकाल लेंगे तो आप विकास, विकास मतलब क्योंकि लगा देंगे। अच्छा, आप जानते हैं विकास का अपोजिट होता है शो, विकास का अपोजिट होता है शो। अगर आप इन्हीं सेंटेंसेस को घुमा देंगे, इन्हीं वाक्यों को घुमा देंगे तो आपका सो भी लग सकता है। जैसे आई वर्क हार्ड सो आई मस्ट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, बोथ आर जस्ट यूजिंग टू अपोजिट टू ईच अदर, एकदम जो है एकदम एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सो का प्रयोग नहीं है, यहाँ पर आपका विकास का प्रयोग है। तो विकास का क्या करते हैं कि पहले जो है आपके द्वारा किया गया काम, आपके द्वारा किया गया काम, इसके बाद विकास, इसके बाद काम का जो प्रतिपुष्टि मिल रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है, उसको आप ऐड करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आई मस्ट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम बिकॉज आई वर्क हार्ड, ठीक है ना, समझ आ गया। क्योंकि के अर्थ में सिंस का भी प्रयोग होता है, ठीक है। कोई भी वर्ड हो, अगर वर्ड की मीनिंग आपको मालूम है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंस का प्रयोग भी क्योंकि के अर्थ में होता है। जैसे आई मस्ट दैट पर्सन, आई मस्ट हेल्प दैट पर्सन, I must help that person since I know that he is a poor man. मैं उस व्यक्ति की सहायता अवश्य करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि वह एक गरीब आदमी है, ठीक है। तो इस अर्थ में क्योंकि के अर्थ में जो है हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एज, जैसा कि, या क्योंकि के अर्थ में किया जाता है, इसका भी प्रयोग है ना। My father will help me in every condition as he knows that I am a
सिंसियर आई एम अ सिंसियर बॉय। मेरे पिताजी हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरी सहायता करेंगे, जैसा कि क्योंकि वे जानते हैं, जैसा कि या क्योंकि वे जानते हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, इसलिए हर स्थिति परिस्थिति में मेरे पिताजी मेरी सहायता करेंगे। क्लियर है? चलो देखिए, कंडीशन मतलब शर्त में आपके 3 वर्ड आते हैं, 3 कंजंक्शन आते हैं जिसको सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, इफ, अनलेस और इन केस। ये तीनों जो हैं यदि के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, यदि के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है? और ये जो अनलेस होता है ना, ये निगेटिव के अर्थ में किया जाता है, इसका नकारात्मक अर्थ होता है। ठीक है? ठीक है, चलिए यदि से शुरू करते हैं। इफ से सिंपल सा है, इफ यू वर्क हार्ड, you will pass in the exam, you will pass in the exam। शर्त क्या है? शर्त यह है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यही शर्त है। ठीक है? यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, लेकिन शर्त हमारा क्या है? कठिन परिश्रम करना। ठीक है? एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो आपका इफ नामक कंडीशन है, जो इफ से कंडीशन शुरू होता है, इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे कहते हैं। ठीक है? इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और जो दूसरा पार्ट होगा वो फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर होगा। बात समझ आ रहा है? इसका फॉर्मेशन हमेशा याद रखना, हमेशा सिंटैक्स में भी काम करेगा, करेक्शन में भी काम करेगा। जहां पर इफ चाहे राइट साइड हो, इफ चाहे लेफ्ट साइड हो, इफ हमेशा अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट रखेगा। ठीक है ना? और उसका उस साइड वाला या नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो फ्यूचर में होगा। यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब अनलेस पे आते हैं। ध्यान देना, अनलेस जो है, अन का मतलब ही होता है नो या नॉट। अन का मतलब होता है नो या नॉट, और इसलिए जिस पार्ट में अनलेस होगा उस पार्ट में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम में क्या करते हैं? करेक्शन के लिए, सिंटेक्स के लिए, जो अनलेस है इसके साथ आपको नॉट लगा के देगा, लेकिन यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट अनलेस। वेयर यू फाइंड अनलेस, इट मीन्स it is no need to use not or no in the sentence, in that part of the sentence where you find unless। जहां पर आप unless पाते हैं वहां पर आपको no not लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए सेंटेंस बनाते हैं। unless you work hard, you will not pass, you will not pass। तो पहला चीज आपने यह सीखा, जिधर अनलेस है उधर नॉट नहीं लगेगा, और दूसरे वाले पार्ट में दूसरे वाले पार्ट में नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नॉट नहीं लगाओगे इसका अर्थ क्लियर नहीं होगा। जैसे जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तुम पास नहीं होगे। तो कंडीशन क्या है कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तुम पास नहीं होगे। अब वहां एग्जाम क्या करेगा? आपको एग्जाम ऐसे करके देगा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। क्लियर है? तो आपको यहीं से दिमाग लगा लेना है कि अनलेस, अन का मतलब नॉट होता है, तो यहां पर डू नॉट का क्या अर्थ है? कोई मीनिंग नहीं। क्लियर है? एक वाक्य में 2 बार नॉट नहीं आता है कि 2 बार नॉट लगा दें, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तो एक बार तो नॉट है तो 2 बार नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है? यही डू नॉट को हटा देना है, अनलेस यू वर्क हार्ड लिखना है। बाकी सेकंड वाला पार्ट ना फ्यूचर में ही जाएगा। ध्यान देना, फर्स्ट वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और सेकंड वाला पार्ट फ्यूचर टेंस में जाएगा। यह चीज हमेशा
गांठ बांध के रख लो, ठीक है। और नेक्स्ट है इन केस यू वर्क हार्ड, एक पे ही सब बनाता हूं, एक पे ही बनाता हूं। इन केस यू वर्क हार्ड, you will get good marks, ठीक है। यदि तुम जो है अच्छा मतलब कठिन परिश्रम करते हो तो तुम जो है अच्छा मार्क पाओगे, ठीक है। तीनों क्लियर है ना, तीनों। अब हम लोग कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन में आपका देन, सो, एज और सो एज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक का अध्ययन करेंगे, है ना। जैसे देन का प्रयोग सभी लोग जानते हैं, इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है ना। नो नीड टू डिस्क्राइब मच एंड मोर अबाउट देन, यू नो वेरी वेल अबाउट देन, ओके ना। आप देन के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज ग्रेटर देन मी, ठीक है। ही इज ग्रेटर देन मी या आई भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। he is greater than me। तो आप जैसा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, कंपेयर करने के लिए आपके पास एक कंपैरेटिव वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और कंपैरेटिव वर्ड के बाद आप लाइन लगा करके किसी वस्तु का वस्तु से, किसी व्यक्ति का व्यक्ति से, किसी स्थान का स्थान से आप तुलना कर देते हैं, क्लियर है। और सो का प्रयोग he is wise, so he works every work easily, ठीक है भाई। जो भी बुद्धिमान होगा वो काम को क्या करेगा, आसानी पूर्वक करेगा ना। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग को लगा करके कोई काम को करता है। बाकी जो डल है वो आप जानते ही हैं, वो आसानी से कोई काम करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जो वाइज होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने काम को क्या करते हैं, आसानी से कर लेते हैं। अर्थ निकालने की कोई बात जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली देखिए, एज का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो वस्तु के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में, दो स्थान के बीच में, जब दोनों का गुण समान हो, मतलब समान गुण हो, जो क्वालिटीज होंगे जब समान होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, एज का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव वे में होता है, हमेशा पॉजिटिव वे में होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें नो और नॉट का प्रयोग ना हुआ हो, वही आपका पॉजिटिव होता है। तो जब दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान का गुण समान हो तो पॉजिटिव वे में हम क्या करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता इज एज ब्यूटीफुल, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, मतलब सीता उतनी सुंदर है जितनी कि उसकी बहन उतनी सुंदर है जितना कि सीता, मतलब दोनों के सुंदरता में कोई कमी नहीं। कहने का मतलब यह है कि सीता भी उतनी सुंदर है जितनी कि उसकी बहन है, दोनों की सुंदरता में कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक चीज और, एज के प्रयोग में हम चाहे जिस नाउन को पहले ला दें, चाहे हम हर सिस्टर को पहले ला दें, चाहे सीता को उधर ला दें, चाहे सीता को पहले चाहे हर सिस्टर को पहले। क्यों? क्योंकि गुण तो समान है, डिफरेंस होगा नहीं, चाहे हम यहां से बना दें चाहे हम यहां से बना दें, ठीक है। तो समान गुण और पॉजिटिव वे में मतलब क्या करते हैं, ये एज का प्रयोग करते हैं। दूसरा सो एज, तो इसका जस्ट अपोजिट है, असमान गुण के लिए, असमान गुण के लिए, असमान गुण के लिए हम क्या करते हैं, सो एज का प्रयोग करते हैं। असमान गुण के लिए सो एज का प्रयोग करते हैं और ये निगेटिव वे में होता है, और ये निगेटिव वे में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
मोहन इज नॉट so intelligent as his brother। कहने का मतलब यह है मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि उसका भाई। मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि उसका भाई। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? क्लियर है?